Very good evening, friends. Today we again have CA Divya Sumaneji with us, who is an insolvency professional as well. The topic for today's discussion is LLP Act and case studies relating to partnership and LLP. We have had the occasion of listening to her earlier as well, and she is very thorough in her presentation. So, with this, it is all over to Divya Sumaneji. Divya ji, please. थैंक यू आरके गुप्ता सर। सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करते हुए एक आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो सकता है, बट आई थिंक आई एम ऑडिबल इनफ और प्रेजेंटेशन तो दिख ही रहा है। Yes. You are very much audible. Yes. ठीक है सर, तो हम बिना डिले सर, क्योंकि टॉपिक फिर से बहुत लेंदी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। और किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग बीच में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी केस अगर आपको लगता है हमें डिस्कस करना है तो वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो एक एलएलपी की जब हम बात करते हैं, एलएलपी एक्ट जो है वो बेसिकली यूके एलएलपी एक्ट से लिया गया है, इंस्पायर नहीं से हुए। यूके एलएलपी और सिंगापुर एलएलपी एक्ट हमारे यहाँ पे 2008 में बनाया गया। और एलएलपी जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एनसीए एज वेल एज आरओसी। तो जो आप देखेंगे कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है दे आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन एलएलपी। कुछ एक जगह मॉडिफिकेशंस हैं, बट मोस्टली दोज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल हियर एज वेल। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। LLP Act 2008 is divided into 81 sections and 4 schedules. ये जो 4 शेड्यूल्स हैं इनका खाली नाम अगर ध्यान रख लेंगे तो वो काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे देखना, क्योंकि इन शेड्यूल्स में बेसिकली फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए रहते हैं, प्रोसीजरल पार्ट है थोड़ा सा। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हाँ जी सर। दिव्या जी, हाँ जी। Okay. So we have 4 schedules in this act. Basically these schedules give you the procedure, और कहीं कहीं पे जैसे फर्स्ट शेड्यूल हम देखेंगे डिस्क्राइब द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पे देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज किस किस के बीच में है, पार्टनर्स की आपस में राइट्स क्या रहेंगे, ड्यूटीज क्या रहेंगी, इसे हम कहते हैं पार्टनर्स इंटर से। तो विद इन द पार्टनर्स व्हाट आर देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनर्स का एलएलपी के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, व्हाट विल बी द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ partner and LLP, and the third is LLP to its partners. LLP का पार्टनर्स के प्रति क्या राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे, या ड्यूटीज क्या है बेसिकली, कि वो प्रॉफिट्स का शेयर सबको दिया जाएगा व्हाटसोएवर जो भी है। तो फर्स्ट शेड्यूल ये कहता है कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स LLP एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। ये लाइन आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। इन LLP there is a requirement of LLP agreement। जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है जो कि अग्रीमेंट है बेसिकली बिटवीन द पार्टनर्स, बट वो मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे यहाँ पर कहते हैं कि आपको अगर LLP बनानी है तो यू शुड फॉर्म एन अग्रीमेंट अमंगस्ट योरसेल्फ, जहाँ पे आप अपने सारे राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह लिखेंगे। बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट अग्रीमेंट LLP बन सकती है, लेकिन वहां पे एज इट इज शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द रेपरकशंस ऑफ दिस? अगर मान लीजिए हमने ये नहीं बनाया दिस LLP agreement, we have not constructed or we have not framed this LLP agreement, तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में जितनी रिक्वायरमेंट जितनी चीजें लिखी हुई है सबके सब हम पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। हो सकता है हमारे बिजनेस में वो पर्टिकुलर चीज है ही नहीं, या हमें स्पेसिफिकली अपने पार्टनर्स को एक्सक्लूड करना था, या उनको ये राइट नहीं देना था। सारे पार्टनर्स को हम राइट्स नहीं देना चाहते हर तरह के, लेकिन इस शेड्यूल में जो लिखा होगा वही माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट। So it is very much important to have an agreement if you want to exclude some kind of rights or duties which are given in the first schedule। तो मेरी बात शायद क्लियर हो रही है आपको। अगर आप स्पेसिफिकली अपने लिए एक अलग तरह का अग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तब आपको फ्रेम करना जरूरी है। एंड इन केस यू डोंट वांट टू हैव समथिंग अदर देन which is provided in the law, you can go with the first schedule itself। in that case agreement बनाना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। सेकंड शेड्यूल, सेकंड थर्ड फोर्थ अगर आप कॉमन देखते हैं इन सब में एक कॉमन चीज लिखी हुई है,
कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या है? जैसे ही एक्ट शुरू हुआ एलएलपी, तो सबके दिमाग में बात आई क्या हम भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं। पार्टनरशिप और एलएलपी में हमें अगर डिफरेंस देखें तो पार्टनरशिप हमने बोला था वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, और वहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट है कि 50 ही पार्टनर्स हो सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं, म्यूचुअल एजेंसी है वगैरह वगैरह। तो कई बार लोगों को लगता है कि पार्टनरशिप उतना सक्सेसफुल नहीं है, और पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे तो टैक्स रेट ज़्यादा भी लगेगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह की भी हैं। तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम कन्वर्ट हो जाएं, या तो हम बिल्कुल अपना जो एस्टैब्लिशमेंट ओरिजिनल है उसको डिमोलिश करें और नया स्टार्ट करें, या फिर एक दूसरा इजी रिक्वायरमेंट होता है कन्वर्जन। तो वेदर दिस कन्वर्जन पॉसिबिलिटी इज अलाउड और नॉट। तो ये एक्ट बिल्कुल ओपन है, ये कहता है चाहे आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे, आप बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं एलएलपी में, पर आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ रहेगा। और सेक्शन 58 में रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है हमारी, वो हम अभी बात कर लेंगे आगे। नेक्स्ट, थर्ड शेड्यूल कहता है अगर प्राइवेट कंपनी है और वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है एलएलपी में, तो आपको फिर से ये सोचना चाहिए कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। हम देखिए बात करते हैं एकदम बेसिक से, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है एचयूएफ, फिर हमारे पास आता है पार्टनरशिप, फिर आता है कंपनी। कंपनी में भी दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज या फिर पब्लिक कंपनीज। तो इसके अलावा जो नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया वो है एलएलपी। एलएलपी को कहा जाता है इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटीज हैं, पार्टनरशिप की भी और कंपनी की भी। तो कंपनी में जो जो अच्छी बातें थी वो भी यहाँ ले ली, और जो पार्टनरशिप में अच्छी बातें हैं वो भी इन्होंने ले ली। तो पार्टनरशिप में अच्छी बात क्या थी, या पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी एक्ट के अंदर। कंपनी की बेसिकली हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंपनी में क्या एडवांटेज होता था, कि वहाँ पे क्या है, लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड है, म्यूचुअल एजेंसी की कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है कंपनी में, वो कंसेप्ट यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। पार्टनरशिप में हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। अगर फर्म पे केस होता है तो दैट इज अ केस ऑन पार्टनर्स एज वेल। तो इसीलिए उस फॉर्म को हम थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। अगर हम एलएलपी को पढ़ें तो यहाँ पर क्या होता है, फर्म यहाँ पे एलएलपी पे अगर केस फाइल हुआ है तो पार्टनर्स आर नॉट लायबल, पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बात हो रही थी। तो प्राइवेट कंपनी जो है, इफ दे वांट टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी, क्योंकि आपको पता है कंपनी बनाते हैं तो देयर आर मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। एलएलपी में भी काफी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन कंपनी से कम है। कंपनी में तो बहुत चीजों के लिए हर थोड़ी थोड़ी बात पे जब भी आप रेजोल्यूशन पास करते हैं आपको सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास। यहाँ पे उतना तो नहीं है। कम से कम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो एलएलपी में कुछ तो फायदा था ही, इसीलिए लोग प्राइवेट कंपनी से भी कन्वर्ट होकर कहाँ जाना चाहते थे, एलएलपी में जाना चाहते थे। दैट इज व्हाई दिस शेड्यूल provides the provision for the same. Next we have is fourth schedule, conversion of unlisted public company into LLP. ध्यान से देखें, अगर unlisted public company को allow किया है, listed public company है, then it cannot convert into LLP. However, if it is unlisted, it can still convert into LLP. क्या vice versa भी possible है? क्या आप LLP से कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम LLP से कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वहाँ कंपनीज एक्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो अलाउ करता है कि एलएलपी भी कन्वर्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो उसके पास है ही, डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी पड़ेगी, जो भी और लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, वो सब डिटेल वहाँ पर दी हुई होगी। खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को जो प्रोसीजरल पार्ट है उसमें नहीं जाना, वी जस्ट हैव टू टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ एलएलपी एक्ट एज सच। तो हम आगे चलते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं, मेरे को हेडिंग यहाँ पे विजिबल है या नहीं है, एडवांटेजेस ओवर कंपनी, आई होप नाउ इट इज विजिबल। अगर आप एलएलपी फॉर्म करते हैं देन व्हाट आर द एडवांटेजेस। फर्स्ट थिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग पावर्स। आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर्स, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
देन रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, वहाँ पे रेगुलेटेड है, यहाँ पार्टनर्स को आप कितना भी रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉफिट शेयर डिफाइन कर दीजिए, उस हिसाब से आप दे सकते हैं, बट थिंग्स शुड बी मेंशन्ड इन योर एग्रीमेंट. The next, LLP can choose to maintain accounts on cash or accrual basis, जबकि कंपनी में it is mandatory to have it on accrual basis. Audit is compulsory in case of companies from day one. आपका काम कैसा भी हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑडिट के लिए रिलैक्सेशन है, वो हम अभी लिमिट पढ़ेंगे, क्या लिमिट्स है, कहाँ पे रिलैक्स किया हुआ है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी इन एलएलपी. सीएस का अपॉइंटमेंट भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक जो स्टेटमेंट यहाँ पे जाता है फॉर्म 11 वाला, उस एनुअल रिटर्न वाला जो हमारा स्टेटमेंट जाता है, उसके अंदर ट्रू एंड करेक्ट का सर्टिफिकेशन जाएगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से. तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस इज आल्सो नॉट मैंडेटरी. देन अगेन एक डिसएडवांटेज है कि पब्लिक से फंड्स नहीं रेज कर सकते, दे कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम पब्लिक. टैक्स की रेट यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है, एलएलपी में 30% टैक्स रेट है, प्लस जो एजुकेशन सेस है वो लगेगा. पर आपने अभी ध्यान दिया हो तो कंपनी बनाना अभी भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है, बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोविजंस इन द टैक्स. अभी वहाँ पे टैक्स रेट्स रिड्यूस की गई हैं एज पर द न्यू प्रोविजंस. कहीं कहीं तो 15% ही दे दिया है कि 15% से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे. A partner can transfer his interest subject to LLP agreement. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट में देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ सब पार्टनर. सब पार्टनर में क्या हुआ था, पार्टनर ने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए थे एक दूसरे पर्सन को. तो जो दूसरा पर्सन था उस वो कुछ भी काम करता था. आपको ABCD का एक एग्जांपल मैंने दिया था. तो डी अगर वहाँ कुछ काम करता है तो वो फर्म को बाउंड नहीं करता अपने एक्ट से, बिकॉज उसका रिलेशनशिप सिर्फ सी के साथ है. सी एंड डी आर इन अग्रीमेंट. तो वो पार्टनर और सब पार्टनर वहाँ पे अलग से कंसेप्ट था, यानी आप अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो बेसिक प्रोहिबिट करता है कि आप अपने राइट्स ट्रांसफर ना करें पार्टनरशिप एक्ट. कंपनी में हमने देखा है शेयर होल्डर्स कभी भी जब चाहें तब अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं. तो शेयर ट्रांसफर होते हैं आराम से, हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं. तो यही कंसेप्ट एडवांटेज जो है कंपनी का वो यहाँ लिया गया है. पार्टनर कैन इजीली ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द एलएलपी अग्रीमेंट. अभी जो कंडीशन डाल दी गई है अग्रीमेंट में, अगर कुछ स्पेसिफिकेशन है तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं. Then next, there is no provision in regard to holding of any meeting. मैंने बताया था अभी कि कंपनी में तो रिक्वायरमेंट होती है एजीएम आपको टाइम टू टाइम करना ही है, नहीं करते हैं तो फिर उसके पेनल्टी एक्शंस हैं. तो वो यहाँ पर नहीं बोला है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग मीटिंग. इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है then the legal heirs have the right to get the refund of capital contribution and the share of accumulated profits. ये सेम चलता है जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट में देखा था. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीगल हायर्स विल नॉट बिकम द पार्टनर्स अनलेस प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट. तो लीगल हायर्स को पार्टनर्स में आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो एलएलपी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज एक पार्टनर से तो नहीं चालू कर सकते, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की. तो उस केस में आप चाहें तो लीगल हायर को यहाँ पे पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कंटिन्यू हो जाएगी एलएलपी उस से. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इफ प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट यू कैन हैव देम एज अ पार्टनर बट इट इज नॉट मैंडेटरी. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस. एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे हमने अभी बोला कि एलएलपी बनाते ही सबसे मेजर एडवांटेज जो है वो है कि इसका एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट इसको दिया गया है. सो इट इज नोन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. सेक्शन 3 में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है, एलएलपी विल बी रिगार्डेड एज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ पार्टनर्स. सिंपल सा मतलब, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे इट विल बी इन द नेम ऑफ एलएलपी ओनली एंड नॉट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स. जो भी असेट्स होंगे वो किसके माने जाएंगे, प्रॉपर्टी जो होगी वो किसकी मानी जाएगी, एलएलपी की मानी जाएगी. कोई केस फाइल होगा तो वो भी एलएलपी पे होगा, पार्टनर्स पे नहीं होगा. It will have a perpetual succession, so irrespective of its members it will continue to exist. वही कंपनी लॉ का जो हम कहते हैं बाइंडिंग अप होना जरूरी है, वो स्ट्राइक ऑफ होना जरूरी है. कंपनी के जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है वहां से नाम हटेगा तो जाके यहाँ पे बाइंड अप होगा, डिसोल्यूशन होगा. सेम वेज यहाँ पे भी एलएलपी में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है. Therefore it has a perpetual succession. What are the rights and duties? ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज में कोई चेंज नहीं है अगर पार्टनर्स में चेंज होता है तो.
क्योंकि बार बार पार्टनर्स आ रहे जा रहे हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो क्या वो उनके राइट्स और ड्यूटीज इफेक्ट होंगे? नहीं, उनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट एवरीथिंग विल गो एज पर द अग्रीमेंट। अगेन, अग्रीमेंट एक बार बना दिया, क्या उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? आपको ध्यान हो तो कंपनीज एक्ट में हमने मेमोरेंडम बनाया होता है, आर्टिकल्स बनाते हैं, वहां पे वेदर ऑल्टरेशन इज अलाउड, yes, alteration of memorandum as well as articles both are allowed. Similarly, यहाँ पर भी अगर हमने अग्रीमेंट बना दिया है तो हम वापस उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट एवरी टाइम यू मेक ऑल्टरेशन इट हैज टू बी सबमिटेड टू आरओसी, वापस अप्रूवल के लिए वहां पे जाएगा, और यहाँ पे भी पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। Next, IPA is not applicable on LLP. This is very important. Sometimes it is asked whether Indian Partnership Act is applicable on LLP also, because यहाँ पे भी पार्टनरशिप नाम तो आएगा है ना? नहीं, क्लियरली सेक्शन 4 ही कहता है IPA के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है LLP पे। नेक्स्ट, some questions for you. First question, whether a body corporate may be a partner of LLP. ये हमने पार्टनरशिप किया था तब भी एक बार क्वेश्चन देखा था इस तरीके का कि पार्टनरशिप बनाते हुए 2 लोग चाहिए, तो 2 पर्सन, तो 2 कंपनी मिलके भी पार्टनरशिप कर सकती है क्या? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एलएलपी करने के लिए बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड है क्या पार्टनर बनना? तो एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एलएलपी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, या 2 कंपनीज ही मिलके एक एलएलपी स्टार्ट कर सकती है क्या? प्लीज आप आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ये मत सोचिए कोई क्या सोच रहा है, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप लोग ओपन माइंडेडली क्वेश्चंस के आंसर करिए, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, आप थोड़ा भी उसके लिए सोच पा रहे हो, देन द प्रोविजंस विल बी क्लियर टू यू। आई एम नॉट गिविंग द आंसर राइट नाउ बिकॉज मेरे आगे की स्लाइड्स में सब कुछ कवर्ड है। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर? जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि बाय अग्रीमेंट ओनली यू एंटर इनटू पार्टनरशिप, कोई स्टेटस से यहाँ पे पार्टनर नहीं बनता है। सिमिलरली एलएलपी में भी स्टेटस से तो नहीं होता है, पर फिर भी क्या कोई रिक्वायरमेंट है? जैसे हम कंपनीज एक्ट में देखते हैं डायरेक्टर बनने के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या पार्टनर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है? हम पढ़ेंगे उसके बारे में, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है पार्टनर का। देन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंडेटरी, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर साइनिंग अथॉरिटी है एलएलपी के अंदर, तो जो भी डॉक्यूमेंट साइन होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन करता है यहाँ पे। और कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंडेटरी है क्या, मैंडेटरी है, और क्या प्रोविजन है वो हम उसके बारे में अभी देखेंगे। देखिए, आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था पार्टनर्स कई तरह के होते हैं, तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ये हमने वहाँ पे टॉपिक पढ़ा था। तो काइंड ऑफ एक्टिव पार्टनर जो है वो ही यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर है, फुल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की रहती है, क्योंकि हमने बोला कि जैसे कंपनी में भी हम पढ़ते हैं कुछ ऑफेंस हुआ तो उस केस में कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, वहाँ पे एक टर्म आता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो जो जो की मैनेजरल पर्सनल हैं वो लायबल हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एलएलपी में पार्टनर्स तो सभी हैं, पर सबको हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो वहाँ पे की मैनेजरल पर्सनल है, बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी रहेगी, तो वो हम यहाँ देखेंगे, वो यहाँ पे डिटेल में आ जाएगी। Next, how many designated partners are required? This topic will be covered at length later on. Can a resident outside India become a partner in LLP? क्या ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप एनआरआई को बना सकते हैं? एनआरआई और या फिर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, टोटली जो इंडिया को बिलोंग ही नहीं करता, अ फॉरेनर, कैन ही बिकम अ पार्टनर हियर? एक कंसेप्ट फॉरेन एलएलपी का भी है हमारे पास। तो फॉरेन एलएलपी, बाहर एलएलपी बनाई और उसका यहाँ पे हम ऑफिस करना चाहते हैं, तो वो अलाउड है क्या? वो तो एक अलग कंसेप्ट है। हम बोल रहे हैं हम नई एलएलपी बना रहे हैं इंडिया में, पर हम पार्टनर किसी फॉरेनर को लेना चाहते हैं, तो वो अलाउड है क्या? या सिर्फ रेजिडेंट्स ही पार्टनर बनेंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? तो ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट, इज देयर एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर? यस,
एक जैसे DIN नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज DPIN। ठीक है, तो DPIN भी आपको कैसे मिलेगा? आपको वही ROC के साइट पे, जो आपकी MCA की साइट है, वहीं पे आपको एक फॉर्म फिल करना है और उसी से आपको ये DPIN मिलेगा। Suppose a person is a director in some company and he wants to be a designated partner as well in some LLP, तो क्या उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? वहां पे ये बोला हुआ है कि अगर आपके पास DIN नंबर है, दैट सेम कैन बी यूज्ड एज DPIN। तो अगर आपके पास DIN है तो आपको अलग से वापस नहीं लेना, और DPIN वहां पे रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है। तो जो हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई कैसे बनेगा, उसके पास ये DPIN होना जरूरी है, देन ओनली ही कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट, whether LLP is bound by fraudulent act of the partners। देखिए समझिए, we have just discussed LLP में LLP की क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, सो देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट है। तो अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया तो भी क्या LLP बाउंड हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि सारी लायबिलिटी तो कंपनी इसकी LLP की ही है वहां पे। तो फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए भी LLP बाउंड हो जाती है क्या, या सिर्फ जो रेगुलर कोर्स रूटीन में जो एक्टिविटीज हो रही है उसी के लिए LLP बाउंड है? तो ये एक मेजर क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ LLP, या किस एक्सटेंट तक LLP लायबल रहता है। ठीक है, पार्टनर्स म्यूचुअली तो बाउंड है ही नहीं, म्यूचुअल एजेंसी तो वहां पे है ही नहीं, तो ये तो हमें पता ही है कि आपस में तो नहीं है, पर जो भी पार्टनर ने किया क्या उसके लिए LLP जिम्मेदार होगी, इसके लिए ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, whether partners are bound to contribute towards the capital। This capital requirement criteria you have seen in partnership as well। पार्टनर्स अपने अपने कुछ कैपिटल लेकर आते हैं और वो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आप अकाउंट्स में शो करते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ कंपनीज, वो शेयर होल्डर बनना जरूरी है, एक शेयर तो सबके पास होना ही चाहिए अगर आप कंपनी में मेंबर बनना चाहते हो। तो यहाँ पे भी कोई क्राइटेरिया है क्या, whether they have to contribute, और कंट्रीब्यूशन सिर्फ मनी में ही होगा क्या, या इन काइंड भी कर सकते हैं, फिर उसको शो कैसे करना है अकाउंट्स में, वो सब बातें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने डायरेक्ट दे दिया आपको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए। कैन एन एंटिटी हैविंग चैरिटेबल और अदर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फॉर LLP फॉर्म एन LLP आएगा इधर, FORM, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी बाद में, पर आप इसको समझिए। अगर किसी का ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल पर्पस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो LLP कन्वर्ट कर LLP बना सकते हैं? तो क्लियरली मना किया है, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते LLP। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट हियर इज अ लॉफुल बिजनेस। सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी लॉफुल बिजनेस, you just cannot form an LLP. Next, who may become a partner? हाँ, तो पार्टनर कौन बन सकता है यहाँ पे? सबसे पहले बोला गया है एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। मेरे ख्याल से हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एक पार्टनर बन सकते हैं, LLP बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल लिखा हुआ है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ तक पढ़ने पे हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कि फॉरेनर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके लिए अभी कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी तक पढ़ते हैं तो ठीक है, फॉरेनर भी बन सकता है, बिकॉज इंडिविजुअल कैन बी एनीवन। बट यहाँ पे नॉन कैपेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है, द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। क्राइटेरिया फर्स्ट, इफ ही इज फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड। ये मोस्टली हर एक्ट में दिया हुआ होता है कि इफ यू आर अनसाउंड माइंड, यू आर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और you are adjudicated as insolvent, तो in cases में this person will not be taken as a partner in LLP। एक important चीज, HUF और its कर्ता cannot become a partner or designated partner in LLP। क्लियर कट मना कर रखा है कि ये लोग नहीं बन सकते। HUF खुद क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, और कर्ता इसलिए बोला है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है HUF को, therefore he cannot become a partner here। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये जो करता होगा वो बन सकता है, बट इफ ही इज सेइंग दैट आई एम कर्ता ऑफ सो एंड सो HUF, देन ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, नो डाउट ही कैन बिकम अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर।
Then next topic is what is the minimum requirement or what is the minimum number of partners to form LLP. So it is at least 2. मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं हमारे पास, एटलीस्ट 2 होने चाहिए. अब चाहे वो 2 इंडिविजुअल हो, 2 बॉडी कॉर्पोरेट हो या एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट, इट हार्डली मैटर्स. और अभी तक हमारे पास नेशनैलिटी के लिए भी कुछ नहीं आया है. नेशनैलिटी के लिए भी हम ओपन है, एनीवन कैन बिकम अ पार्टनर. इफ मेंबरशिप फॉल्स बिलो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए. ये वाइंडिंग अप के प्रोविजंस भी इससे आ जाते हैं. इफ ये सेम प्रोविजन आपका कंपनीज एक्ट के अंदर भी है. इफ मेंबरशिप फॉल्स बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर 2 से भी कम रह जाती है पार्टनर्स की लिमिट, मतलब आपके 2 ही पार्टनर्स थे और एक की डेथ हो गई, अब एक ही रह गया, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है. 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी को और ले लीजिए. अदरवाइज यहाँ पे अब जो बचा है, जो भी पार्टनर होगा और उसने नोइंगली क्योंकि ये किया है कि भाई वो जानता ही था अकेले अकेले आप एलएलपी नहीं कर सकते, फिर भी आप 6 महीने तक बिजनेस कैरी ऑन करते रहे, इन दैट केस दैट सिंगल पर्सन विल बी हैविंग पर्सनल लायबिलिटी. अदरवाइज हमने कहा था एलएलपी में हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी. दिस इज अ केस वेयर देयर इज पर्सनल लायबिलिटी. वापस एक बार बता दूं, ये कंपनीज एक्ट में भी सेम प्रोविजन दिया हुआ है. वहाँ पे सेक्शन 3 में वहाँ आ जाती है बात जाके, इफ मेंबरशिप फॉल्स बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, उस केस के अंदर इफ यू आर स्टिल कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ्स विदाउट इम्प्रूविंग दिस मेंबरशिप लिमिट, यानी वो मिनिमम 2 अभी तक भी नहीं हुए हैं आपके और आप 6 महीने तक बिजनेस करे जा रहे हो, तो नोइंगली इंटेंशनली ये माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, एंड इन देयरफॉर द लायबिलिटी इज हियर पर्सनल लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी. नेक्स्ट, हाउ टू बिकम अ पार्टनर. किस तरीके से आप पार्टनर बने. अभी तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि कौन कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है. अब हम पढ़ रहे हैं अगर मैं बनना चाहती हूँ, यस आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर, पर बनूं कैसे. तो आई हैव टू सब्सक्राइब बाय नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. जैसे कंपनी में भी हमने पढ़ा हुआ है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, आपको एमओए के अंदर अपना नाम एज अ सब्सक्राइबर लिखवा लेना चाहिए अगर आप मेंबर बनना चाहते हो. तो दूसरा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है आप शेयर होल्डर भी बन सकते हो वगैरह वगैरह. तो सिमिलरली यहाँ बोला है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप इनिशियली एलएलपी स्टार्ट होते ही आप पार्टनर बनना चाहते हो, देन यू हैव टू हैव योर नेम सब्सक्राइब्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. लेटर ऑन अगर आप वहाँ पार्टनर बनना चाहते हो, दैट इज थ्रू एडमिशन. इफ यू वांट टू बिकम अ पार्टनर, इन दैट केस कंडीशंस और रिक्वायरमेंट जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि हम कैसे एडमिट करेंगे, कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए क्या, या वो इतनी कैपिटल लेकर आएगा तो ही हम उसको एडमिट करेंगे, तो जो वहाँ कंडीशंस होगी वो मानी जाएंगी फॉर एडमिशन. नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ अ पार्टनर. तो एडमिशन हमने देख लिया, अब पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी, पार्टनर निकल कैसे सकता है, रिटायर कैसे हो सकता है. तो वही बात है, आपको हर चीज में एलएलपीए फॉलो करना पड़ेगा. ब्लाइंडली आप ये कह सकते हो कि सब चीजें यहाँ पे गवर्न होती है अग्रीमेंट से, एलएलपीए, और अगर अग्रीमेंट मिसिंग है तो शेड्यूल 1 फॉलो हो जाएगा. नेक्स्ट, if there is no LLPA, then by giving 30 days of notice to other partners. ये क्लियरली यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया है. अगर LLPA में कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखा हुआ कैसे सीज होना है, 30 डेज का नोटिस आप दे दीजिए दूसरे पार्टनर्स को एंड यू कैन जस्ट मूव आउट. कंपलसरी सेसेशन का भी क्राइटेरिया है. इन केसेस में कंपलसरीली आपको सीज कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर on his death or dissolution of the limited liability partnership, or if he is declared to be of unsound mind by a competent court, or if he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent. तो सिंपल से क्राइटेरिया है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन. जो अभी हमने बोला था कि whether partner has to contribute anything or not, हमारे क्वेश्चंस में भी था. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों ही वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे एक और चीज है, एनी अदर बेनिफिट, टैंजिबल इंटेंजिबल के अलावा भी कोई और बेनिफिट को किसी तरीके का अगर एलएलपी को देते हैं, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी. सो वैल्यूएशन नहीं हुआ है तो आप वैल्यूएशन करवाएंगे, वैल्यूएशन करवाने के बाद ये अमाउंट जो भी आएगा वो आपको पार्टनरशिप के जो भी ये एलएलपी के जो भी अकाउंट्स बनेंगे वहां पे डिस्क्लोज किया जाएगा with the name of that particular partner कि इसने इतना कंट्रीब्यूट किया. और
ये सेसेशन वाला टॉपिक रिपीट हो गया है यहाँ पे, और दोबारा मैं दूसरा दे रही हूँ। एक केस स्टडी है यहाँ पर। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर। इकोनॉमिक राइट्स बोल दी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक पार्टनर अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ABC एक LLP में है, C has transferred his rights. So if he is transferring his rights, he is known as transferor. और जिसको उसने ट्रांसफर किया, that person becomes transferee. So D becomes transferee. हम ये मान लेते हैं। तो उसने D को ये राइट्स ट्रांसफर कर दिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, D को जैसे ही राइट्स ट्रांसफर हो गए, whether he has become a partner, क्या उसकी पोजीशन सेम हो जाएगी जैसे कि C की पोजीशन थी, या अभी भी वो पार्टनर नहीं है? क्योंकि अभी हमने पार्टनर का क्वेश्चन मतलब हमने टॉपिक देखा, उसमें लिखा था पार्टनर कैसे बनते हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने जस्ट बात करी थी पार्टनर बनने के लिए क्या करना है। LLP अग्रीमेंट जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था वहां आपको सब्सक्राइब करना है या एडमिशन लेना पड़ेगा अलग से, जो भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट दी है LLP A में, वो नॉर्म्स अगर आपने फुलफिल कर दिए देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर। पर अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर एक पर्सन एक पार्टनर अपने राइट्स ट्रांसफर कर देता है, बिकॉज ही इज अलाउड टू ट्रांसफर हिज राइट्स, सो वेदर द ट्रांसफरी will become a partner in the firm or not, in the LLP or not. Similarly आपको ये भी सोचना है whether the acts of that transferee, D जो भी अब काम करेगा, whether he will make LLP bound by his act or not. तो ये क्वेश्चंस को देखते हुए ये एक केस है यहाँ पे। तो एक पार्टनर है जिसने अपने इकोनॉमिक राइट्स सिंपली मींस rights of a partner to share profits and losses of LLP and to receive the distribution at the time of winding up. ये उसने ट्रांसफर कर दिए हैं, जो ट्रांसफरेबल है भी he has transferred that. However, such a transfer shall not by itself cause partners disassociation or a dissolution and winding up of the LLP. ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली ये बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से पार्टनर डिसएसोसिएट नहीं हो जाता, उसने अपने कुछ राइट्स ट्रांसफर कर दिए। दिस डज नॉट मीन दैट ही हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर या नया पर्सन पार्टनर हो गया या फर्म की जो LLP है ये ही डिसॉल्व हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट्स। However, such स्पीकिंग जो ट्रांसफरी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिक राइट जो थे वही आए हैं, उसके पास कोई भी और तरह का मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं है। Therefore, the transferee would not be deemed to be a partner of the LLP just because a partner has transferred him the economic rights. So हमें ये पता होना चाहिए पार्टनर बनने के लिए again the condition is that only you have to go by the LLP agreement. यहाँ पे जो लिखा है उसी तरीके से एडमिशन होगा। Simple by transfer of economic rights will not make you a partner. For becoming a partner of LLP, the manner specified in the LLP agreement or the provisions of the act would have to be followed. आई होप ये क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम जैसे कि एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाँ जी, वो कन्वर्ट हो गई LLP में अप्रैल में। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कन्वर्ट हो गई LLP में। हाँ जी, अप्रैल में हुई। हाँ हाँ। तो क्या उसको फॉर्म 8 और फॉर्म 11 फाइल करने होंगे? फॉर्म 8 और 11 के बारे में अभी मैम मैं पढ़ा दूं, उसके बाद बात कर लें। अच्छा ठीक है। और एक है मैम ये फॉर्म 11 में जो आप बोल रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी का जो डिक्लेरेशन जाता है वो क्या कंपलसरी है CS से साइन कराना? हाँ मैम, उसमें लिखा हुआ है CS इन प्रैक्टिस लिखा हुआ है, वहाँ पे CS इन प्रैक्टिस से का साइन होगा। मैम LLP में कुछ काम हो या ना हो, मतलब ऐसी हो तब भी साइन कराना जरूरी है? हाँ ये भेजना है मैम, ये फॉर्म मैंडेटरी है। नहीं, मैं फॉर्म मैंडेटरी है, CS से साइन कराना जरूरी है क्या? वो उसमें भी एक इंसॉल्वेंसी लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे, वो अभी हम फॉर्म देखते हैं तब बात करेंगे। मैं आपको बोल दूं, देखिए मैम IBC जब आप पढ़ रहे हो, मैं ये टॉपिक अभी सिर्फ हमारा जो कोर्स है उस कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ। अगर हम एज अ CS हमें क्या करना है उस तरीके से जाएंगे तो प्रोसीजरल पार्ट तो बिल्कुल अलग चलेगा मैम, वो हमारा एग्जाम में तो आने वाला है नहीं बेसिकली। तो मैं अभी सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। बाकी प्रोसीजरल आपको कुछ पूछना है आप अलग से मुझसे पूछ सकते हो। ओके ओके है ना, ओके। Designated partner.
डेजिग्नेटेड पार्टनर, अभी हमने पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द डेजिग्नेटेड पार्टनर. Designated partners shall also be accountable for the regulatory and legal compliances besides their liability as partners per se. तो simple normal जो और partners की liability है वो तो इनकी है ही. In addition, they are liable for the legal compliances also. तो कंपनी के केस में जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाला एक होता है प्रोविजन, सिमिलरली यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अगर एलएलपी ने कुछ कंप्लायंस नहीं करा है. तो उस केस में एलएलपी पे तो पनिशमेंट है ही, फाइन पेनल्टी जो लग रही है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी वहां पे लग जाती है. ठीक है. एटलीस्ट 2 individual will be there as designated partner in every LLP. So every LLP needs to have 2 individual as designated partner. तो हमने अगर एलएलपी फॉर्म करी और हमने 2 पार्टनर से एलएलपी फॉर्म करी, वो 2 ही वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे. तो वो आपको रिक्वायरमेंट तो डीपी की फुलफिल करनी पड़ेगी, उनको डीपीआईएन लेना पड़ेगा या जो भी और फॉर्म सबमिट करना है वो सबमिट करना पड़ेगा. तो मैंडेटरी है, डीपी होने ही चाहिए. एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, इंडिविजुअल्स को ही यहाँ पे डीपी माना गया है. अब ध्यान से देखें तो हमने बोला था पार्टनर कौन बन सकता है, पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए यू नीड टू हैव अ पर्सन जिसको आप रिस्पॉन्सिबल बना सके. तो ये बोला गया है कि 2 इंडिविजुअल यहाँ पे डीपी बन सकते हैं और उनमें से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. बोला भी कि फॉरेनर यहाँ पे पार्टनर बन सकता है क्या, फॉरेनर कैन बिकम अ पार्टनर, लेकिन फॉरेनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या. चलो 2 में से एक फॉरेनर भी हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, लेकिन एक तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए ही चाहिए एज एन इंडिविजुअल. ये यहाँ पे क्लियरली बताया. सपोज हमारी एलएलपी ऐसी है जिसमें 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स ने मिलके ही एलएलपी बनाई है. अब उस केस में इंडिविजुअल कहाँ से लाएं, तो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स अपना एक एक नॉमिनी अपॉइंट कर देंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. ठीक है. What if LLP comprises of individual and body corporate, या फिर there is no individual partner at all, जो अभी हमने डिस्कस किया. The answer is 2 individuals or the nominees of such body corporate. ये बेसिकली इंडिविजुअल की जगह आप यहाँ नॉमिनी पढ़िए. तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी हैं वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे, बट द रिक्वायरमेंट इज स्टिल सेम, वी नीड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. प्रायर कंसेंट इज मस्ट. ये प्रायर कंसेंट किस बात के लिए, दैट यू आर अग्रीइंग टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर. और ये इसलिए लिया गया है क्योंकि बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई फाइन कहाँ से आ गया, हमारी लायबिलिटी तो लिमिटेड थी, फाइन पेनल्टी की तो कोई बात ही नहीं थी. यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलएलपी. जो भी वो ऑफेंस करते हैं उसके लिए आप भी माने जाओगे. तो प्रायर कंसेंट इसलिए यहाँ पे लिया जाता है. फिर नेक्स्ट, एलएलपी टू इन्फॉर्म आरओसी विद इन 30 days इन फॉर्म 4. क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अपना कंसेंट इनको दिया है एलएलपी को, एलएलपी अब ये कंसेंट आगे फॉरवर्ड करेगी आरओसी को विद इन 30 days. ये फॉर्म्स अलग अलग हैं, फॉर्म्स एक की एक मैंने लिस्ट अलग से पीछे दे दी है, आप वहां से देख सकेंगे. क्वेश्चन आंसर्स के लिए वो फॉर्म नंबर या सेक्शन नंबर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिएगा, एक साथ एक लिस्ट दे दी है. Obtain a designated partner identification number, that is DPIN. इसके लिए फॉर्म नंबर 7 में अप्लाई करना रहता है, और ये सिंपल मैंने बता दिया, किसी के पास दिन नंबर है तो उसको अलग से ही लेने की जरूरत नहीं है. एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा जो उसको फुलफिल करना है. एलिजिबिलिटी का डिटेल में क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि रूल्स में दिया हुआ है. रूल 9(1) बेसिकली इसको डील करता है. A person shall not be capable of being appointed as a designated partner of a LLP if he has at any time within the preceding 5 years has been adjudged insolvent. अब ये देखिए ध्यान से, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड खोल के देखा जाएगा. आप अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं कहीं तो आपके पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स खोल के देखे जाएंगे. अगर आपको कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर यू आर इनएलिजिबल टू बिकम अ डीपी. नेक्स्ट, suspends or has at any time within the preceding 5 years suspended payment to his creditors and has not at any time within the preceding 5 years made a composition with them. सेकेंड वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो गया. पहले तो कहा आप इंसॉल्वेंटी डिक्लेयर हो गए हो, सेकेंड कह रहा है कभी किसी समय में आपने अपने क्रेडिटर्स पिछले 5 साल, वापस 5 years का क्राइटेरिया. देखिए छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है. ये प्रीसीडिंग हाउ मेनी इयर्स, तो वो 5 years का क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा.
प्रीसीडिंग 5 इयर्स में कभी भी आपने अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पे नहीं किया या पेमेंट उनका सस्पेंड किया है, ठीक है, या उनसे कॉम्पोजिशन कर लिया। कॉम्पोजिशन का सिंपल मतलब होता है कि हमने कुछ अग्रीमेंट कर लिया, सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है तुम्हें पूरी लायबिलिटी नहीं देंगे, थोड़ी कम करेंगे, वेव कर दी थोड़ी सी लायबिलिटी, इस तरीके से। तो वो चीज यहाँ पे भूली गई है। अगर आपने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट या सस्पेंशन किसी भी तरीके से, कहने का मतलब क्रेडिटर्स को फुल्ली पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है। यू आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डीपी। नेक्स्ट, has been convicted by a court for any offense involving moral turpitude and sentenced in respect thereof for imprisonment not less than 6 months। अब ध्यान से पढ़िए, दो चीजें यहाँ पे साइमल्टेनियस चल रही है, एंड है यहाँ पे। पहली बात तो आपको कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है, किस चीज के लिए दिया है? मॉरल टर्पिट्यूड के लिए। सेकेंडली यहाँ पे लिखा है कि जेल होनी कंपलसरी है। अगर मॉनेटरी पेनल्टी लगाइए देन यू आर स्टिल केपेबल ऑफ बिकमिंग डीपी, लेकिन अगर जेल हुई है वो भी मिनिमम 6 महीने के लिए, देन ओनली यू आर नॉट एलिजिबल ऑफ बिकमिंग डीपी। अगर 6 महीने से ज्यादा या मिनिमम 6 महीने की जेल है तो ही आप डीपी नहीं बनोगे, अदरवाइज यू आर स्टिल केपेबल, चाहे जेल हुई हो 2 महीने की 3 महीने की, तो भी यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डीपी। Next, he has been convicted by a court for an offence involving section 30। section 30 basically है unlimited liability in case of fraud। कभी भी fraud करते हुए आप पाए गए हो, या किसी और LLP के आप पार्टनर हो जहाँ पे उनके ऊपर केस चला था fraud का, then also you are not capable of becoming DP here। Next, CG has the power to remove A and B। A और B में changes करने के power CG के पास हैं। It is simple। Nature and extent of the liability। पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी, कितनी लायबिलिटी रहेगी? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर्स। सो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती पार्टनर्स के आपस में, दे आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी, यानी वो जो भी काम करेंगे एलएलपी विल बी बाउंड बाय देयर एक्ट्स, लेकिन आपस में पार्टनर्स बाउंड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। हमेशा हमने बोला पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स, फ्रॉड्स एंड नेग्लिजेंस। अब वापस समझ लीजिए, 3 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, नेग्लिजेंट वे में बिहेव कर रहा है या अनऑथराइज्ड एक्ट करता है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, वहाँ एलएलपी बाउंड नहीं होगी उसके काम। नेक्स्ट, नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। ये सेक्शन 28 में क्लियरली कहा हुआ है। एक पार्टनर ने कुछ गलत काम किया तो पार्टनरशिप में तो होता था कि बाकी सारे पार्टनर्स भी आ जाते थे, उनको भी लायबिलिटी बियर करनी पड़ती थी, पर यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया है। अगर एक पार्टनर गलत कर रहा है कुछ भी, तो उस केस में देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी। उसकी खुद की तो पर्सनल लायबिलिटी रहेगी, लेकिन बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। ये सिंपल सा यहाँ पे बोला। नेक्स्ट, any obligation arising out of contract or otherwise shall be solely that of LLP। LLP खुद के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्योंकि हमने बोला इट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो जो भी ऑब्लिगेशन अराइज होंगे, जो भी उस पे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज आएंगी, वो सारी की सारी किसकी होंगी? LLP की होंगी। नेक्स्ट, पर्सनल लायबिलिटी। एक हमने केस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि अगर मेंबरशिप 2 से कम हो जाती है एंड स्टिल द बिजनेस इज कैरीड ऑन फॉर 6 मंथ्स, इन दैट केस जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उनकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट, लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। तो अगर एलएलपी की प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई, उस केस में उनको इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा, या वो आप इंसॉल्वेंसी में वहां पे जा सकते हो। आईपीसी के प्रोविजन तब अप्लाई होंगे जब उसकी प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं। तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी विल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। क्लियरली लिखा हुआ है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती है। Next, liability of DP। The designated partner would be liable to all the penalties। ये important है, हमने बार-बार बात कर ली, क्योंकि designated partner आपको क्यों बनाया है, आपसे consent भी ली थी। फर्म ये पार्टनरशिप LLP अगर कुछ भी गलत करती है, कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार designated partner को माना जाएगा। The designated partner would be liable to all the penalties imposed on the LLP for the contravention of the provisions of the Act, and as such the designated partner would be required to pay all the monetary fines imposed on LLP। Next, no provision in the Act providing for the reimbursement of such monetary penalties। अब ये एक बहुत अच्छी चीज क्लियर यहाँ पे बता दी है
कि मॉनेटरी पेनल्टी लगाएंगे तो सही आप पे, पर क्या अब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि मैं ये रिकवर कर लूँ एलएलपी से? वो नहीं रिकवर कर पाएगा बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीइंबर्समेंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। आगे हम पढ़ रहे हैं वापस से एलएलपी के केस में। तो एलएलपी की लाइबिलिटी क्या होगी? सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कब कब एलएलपी बाउंड नहीं होगा। वैसे तो हमने बोला पार्टनर्स जो भी काम करेंगे बिकॉज दे आर एजेंट्स, इट विल मेक द एलएलपी बाउंड बाय इट। लेकिन किस केस में एलएलपी बाउंड नहीं है वो हमें ध्यान से देखना है। First case, LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with another person if the partner had no authority to do the act on behalf of LLP. Specifically लिख दिया, आपकी जितने स्कोप ऑफ वर्क है आपको उतना ही करना है। If you are exceeding your limits, if any partner is exceeding its limits, then LLP will not be bound by it. दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड नहीं है, वो उस पर्सन की खुद की लाइबिलिटी हो जाएगी, पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी। Next, whether fraudulent act is carried out by a partner, तो fraudulent act आपको खाली ध्यान रखना है। अगर कोई भी पार्टनर इन्वॉल्व होता है fraudulent act में, then in that case LLP will not be liable if it is established, ये आगे कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, if it is established by the LLP that the act was done without the knowledge or authority of the LLP। बाकी जो वो प्रूव करने वाली बात है, उसको अगर वो प्रूव कर देते हैं then they are out of it, otherwise they might be penalized for the same। सेक्शन 29, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये क्या लिखा है यहाँ? फ्रॉड क्या है? इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यहाँ पे वो जो हम कहते हैं टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, आपका इंटेंशन ही स्टार्टिंग से ये था कि हम पेमेंट करेंगे ही नहीं, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हम उसको कभी फुलफिल करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे सेक्शन डाला गया है, सेक्शन 29 व्हिच सेज अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी इन केस ऑफ फ्रॉड। तो एलएलपी विल बी लायबल हियर, एलएलपी as well as the partners will also be liable here, unlimited liability हो जाएगी। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन। अब हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 11 बेसिकली डील्स विद दिस इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक फिल होता है, फिलिप के नाम से एक फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है एमसीए की साइट पे, वो फिल करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अटैच करनी है और आगे प्रोसीड करना है, फीस वगैरह जो भी होती है। अब पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब इस फिलिप फॉर्म को भरते हुए अगर वहाँ पे कोई डिक्लेरेशन आपने गलत दे दी, ठीक है, या जो बताया आपने पार्टनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होते हुए भी आपने उनको पार्टनर बना लिया, तो आपने फॉल्स कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है ना, तो उस केस में पनिशमेंट क्या है? एनी पर्सन हु मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with a fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees। ये सिमिलर प्रोविजन आपके आते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वहाँ पे हो सकता है फाइन पेनल्टी कुछ और हो, पर इसी तरह की बात है। जब आप इनिशियली इनकॉर्पोरेशन के लिए वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत मिलेगा, अगर सेक्शन 7 में जो इनकॉर्पोरेशन की बात है वहाँ पे अगर कुछ भी गलत मिलता है बाद में भी वो चेक कर सकते हैं, तो उस केस में भी यहाँ फाइन पेनल्टी के प्रोविजन होते हैं। नेक्स्ट, रूल 18(3) फॉरेन एलएलपी। अब हम फॉरेन एलएलपी की भी यहाँ पे साथ में बात कर लेते हैं। हाउ इज दैट इनकॉर्पोरेटेड? अ फॉरेन एलएलपी और अ फॉरेन कंपनी may on payment of a fee as mentioned in Annexure A, वो रूल्स में दिया हुआ है, apply in form 25 to the registrar for reserving its existing name। कहने का मतलब आपकी ऑलरेडी कोई नाम से कंपनी चल रही थी बाहर दूसरी कंट्री में और अब आप एलएलपी के नाम से इंडिया में बनाना चाहते हो विद यूजिंग द सेम नेम, तो आप एक फॉर्म 25 यहाँ पे दे सकते हैं। For 3 years it will be valid, it will be reserved, this name will be reserved for you for 3 years फॉरेन एलएलपी के केस में, और बाद में अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यूअल के प्रोविजन भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, आपस में उनके कैसे रिलेशनशिप्स रहेंगे। रूल 21(1) फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 23, आपको सिंपल 23 सेक्शन यहाँ पे जो बेसिकली कहता है कि आपस में की क्या रहेंगी राइट्स एंड ड्यूटीज। आपस में म्यूचुअल एजेंसी तो है नहीं, तो उस केस में किस तरह से ये काम करते हैं।
every limited liability partnership shall file information with regard to the limited liability partnership agreement in Form 3 with the registrar within 30 days of the date of incorporation. ये सिंपल सा बताया, जितने भी डिटेल आपको देना है, पार्टनर्स कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, उसका एक पूरा डिटेल जाता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट के साथ, वो यहाँ पे बताया गया है. और विद इन दिस टाइम लिमिट, विद इन 30 डेज यू हैव टू सबमिट दिस. उसी में आप आगे वो दो अग्रीमेंट के अंदर ही आपका बेसिकली म्यूचुअल आ जाएगा कि क्या आपस का रिलेशनशिप है. बेसिकली डिटेल, नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन वगैरह वो सारी चीजें आपको यहाँ पे होगी. Rule 21(1) for the purpose of subsection 1 of section 25, every partner shall intimate change in his name or address to the LLP in Form 6. ये एक चीज आपको हर जगह ध्यान रखनी है. जब भी, जैसे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ा उसमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सिमिलरली यहाँ पे भी अलाउड है कि पार्टनरशिप में एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो आ जा सकते हैं, यानी एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है. तो जितनी बार भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एवरी टाइम दिस चेंज हैज टू बी इंटीमेटेड. तो जो भी पार्टनर्स हैं, जैसे कोई नया पार्टनर आया तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा चेंज. अपना कुछ नाम चेंज हो रहा है, उसका खुद का ही नाम चेंज हो रहा है, अपना एड्रेस चेंज हो रहा है. एडमिशन वाली बात तो एक अलग है. उसका खुद का ही एड्रेस, पहले कुछ और उसने लिखा था, अभी कुछ और चेंज हो गया. दैट हैज टू बी इंटीमेटेड टू एलएलपी. फिर एलएलपी की ड्यूटी है कि वो आगे इंप्लीमेंट करेंगे. इसमें बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं. विद इन 15 डेज यहाँ पे जो पार्टनर है उसको विद इन 15 डेज एलएलपी को इन्फॉर्म करना है, एंड एलएलपी हैज टू फर्दर इन्फॉर्म इट टू आरओसी विद इन 30 डेज. और ये फॉर्म नंबर्स उसके अलग अलग हैं. पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन कंटिन्यू हम कर रहे हैं. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग की बात हो रही है. तो सेक्शन 23 में बेसिकली दो तरह से समझा है, पार्टनर्स की आपस में किस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे, और पार्टनर और एलएलपी में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा. So the relationship, the mutual rights and duties are governed by the agreement between the partners or between the LLP and the partners. जो हम बार बार कह रहे हैं आपको, ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है कि अग्रीमेंट जो है उनके बीच में, this defines basically the relationship of the partners as well as the partners and LLP. Whether LLP agreement is mandatory, क्या लगता है हमें? अभी थोड़ी देर पहले की बात हुई कि एलएलपी अग्रीमेंट मैंडेटरी हो जाता है उस केस में जब आप शेड्यूल 1 एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहते. और अगर आपको लगता है ठीक है शेड्यूल 1 क्योंकि वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज लिखे हुए हैं, हम उससे अग्री करते हैं, सारे पॉइंट्स हमारे लिए ठीक है, तो फिर आपको अलग से अग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. In the absence of agreement as to any matter, the mutual rights and liabilities shall be as provided for under Schedule 1. तो सिंपल कह रहे हैं अग्रीमेंट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, शेड्यूल 1 फॉलो हो जाएगा. पर अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं शेड्यूल 1 के, देन यू नीड टू हैव एलएलपी अग्रीमेंट. एंड ये एलएलपी अग्रीमेंट फॉर्म नंबर 3 में जाता है विद इन 30 डेज. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी मैंडेटरी है. जैसे हमने एलएलपी में पार्टनरशिप में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर एलएलपी को तो स्टार्ट करने के लिए ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा. इट इज रजिस्टर्ड विद आरओसी. कंपलसरीली इट हैज टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस. उस रजिस्टर्ड ऑफिस का भी डिटेल आपको भेजना पड़ेगा आरओसी को एक अलग से फॉर्म में, कि रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिसेस एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए आरओसी के पास कि वो आपको कहाँ लेटर्स भेजें. अब इस पे क्वेश्चन आता है इस तरह का कि क्या एलएलपी जब अपना ये एड्रेस बता रही है तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा दूसरा एड्रेस भी बोल सकती है क्या? यानी सपोज डेजिग्नेटेड पार्टनर खुद के घर का एड्रेस दे दें फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस. इज इट अलाउड? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो. whether a different communication address can be given. यहाँ पे अलाउ किया हुआ है. थोड़ा सा भी आगे आ जाएगी बात कि डिफरेंट एड्रेस भी आप दे सकते हो, कोई मनाही नहीं. An incorporation document subscribed by at least 2 partners shall have to be filed with the registrar in a prescribed form. ये हम रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं पूरा. तो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी वो जो फिलिप फॉर्म हमने अभी बात करी थी वो पूरा भरा जाएगा. एंड इट शैल बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट 2 पार्टनर्स. मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए सब्सक्राइब करते हुए, एंड दे विल फाइल दिस फॉर्म.
LLP A shall also be filed in Form 3. ये सारी requirements आप पढ़ चुके हो, बेसिकली एक साथ इसको कंसोलिडेट करके लिख दिया है. डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये सब भी Form 4 के अंदर हम यहाँ पे करते जाएंगे. या डिटेल्स आजकल एडेंडम एक जाता है फिलअप के साथ, उसी के अंदर हो जाता है. Form 4 की अलग से रिक्वायरमेंट्स आप करो तो करो, अदरवाइज वहाँ एडेंडम एक जरूर जाता है. फिलिप फॉर्म जो है इनकॉर्पोरेशन का, उसका एक एडेंडम, एक एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल जाती है जो भी स्टार्टिंग में पार्टनर्स बनते हैं. लेटर ऑन अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करते हो तो फिर फॉर्म 4 होता है उसके. फॉरेन LLP, foreign nationals including foreign companies and LLPs to incorporate a LLP in India, provided at least one designated partner is resident of India. सिंपल सी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई था, फॉरेन नेशनल्स भी LLP बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है. एटलीस्ट वन हैज टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. फॉरेन LLP बनाने के साथ साथ ही आपको LLP एक्ट तो अप्लाई हो ही रहा है, प्लस आपको जो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड विद FEMA एंड ऑल, तो वो भी आपको यहाँ पे फुलफिल करने पड़ेंगे. प्रोविजंस रिगार्डिंग द नेम हम पढ़ते हैं. रिजर्व करवाना है क्या, कितने दिन के लिए वो नाम रिजर्व होगा, फिर वो नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. सेम नेम का अगर आपने अननोइंगली आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो क्या बाद में रेक्टिफिकेशन वाला पॉसिबिलिटी है क्या? रेक्टिफिकेशन वाला भी चीज छोड़ो, अगर हम बाद में नाम चेंज करना चाहते हैं, एक बार तो हमने एक नाम से LLP बना दी, लेटर ऑन वी वांट टू चेंज द नेम, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, आर वी अलाउड टू डू दैट? यस, वी आर अलाउड टू डू एवरीथिंग. तो वो सारे सबसे पहले जब भी आप LLP बना रहे हैं, इट शुड एंड विद द वर्ड LLP, या फिर फुल आपको लिखना पड़ेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो ABC हम लिखते ही हैं, प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड, उस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, उस तरीके से यहाँ पे लिखना जरूरी. नेक्स्ट, अनडिजायरेबल नेम शुड नॉट बी यूज्ड. अनडिजायरेबल कौन डिसाइड करता है? CG डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेसिकली कि ये नाम अनडिजायरेबल हो रहा है. तो बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल नाम या रिजेंबल करता हुआ नाम आपको नहीं रखना चाहिए. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फर्म है उससे सेम आप नाम नहीं रख सकते, सिमिलर नाम अलाउड नहीं है. Not to use the names that are prohibited under the emblems and names, ये सेम चीज आप वहाँ पार्टनरशिप एक्ट में भी देखते हैं, वहाँ पे सेम नाम इस तरीके से लिखा हुआ है. कंपनीज एक्ट में भी यही प्रोविजंस है नेम से रिलेटेड. तो एम्परर का नाम, क्वीन का नाम, या ऐसा कुछ स्टेट पर्टिकुलर आप हाईलाइट कर रहे हैं, वो सब चीजें आप नहीं लिख सकते. रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप अपना नाम रिजर्व करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज धीरे धीरे कर सकते हैं. तो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एक अप्रूवल हम ले सकते हैं इन रन फॉर्म. रन मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है. तो LLP के लिए हम बेसिकली करना चाहते हैं, ये रन कंपनीज के लिए भी होता है, यहाँ LLP के लिए स्पेसिफिकली, तो दिस इज रन LLP. तो यहाँ आपको अप्रूवल लेना है. दिस नेम इज रिजर्व फॉर 3 months. मीनवाइल आप अपनी और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लीजिए, फॉर्म वगैरह भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए. फिर वो विद इन 3 months आपको सारा करना है. आफ्टर 3 months जो आपके लिए नाम रिजर्व हुआ था वो अब आपसे चला जाएगा. मतलब अगर आप नहीं फुलफिल कर पाए तो फिर वो नेम अब आपको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. फॉरेन LLP कंपनीज हैव एन ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, टू रिजर्व देयर एग्जिस्टिंग नेम्स अंडर व्हिच दे वर ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया. ये सेम बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी कि बाहर जिस नाम से आप काम कर रहे थे, फॉरेन LLPs के लिए बेसिकली ये है. यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद द सेम नेम. एक पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पे फाइल किया जाता है एंड दिस विल बी अलाउड टू यू फॉर 3 years. Later on, for renewal also you can apply. So foreign LLPs can carry on with the same name which they were using outside India. Provision of rectification of name. Rectification का भी यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है. In case 2 LLPs have been registered with the same name in advertisement. Next, can the name be changed? Yes. Rule 21 में यहाँ पे लिखा हुआ है, the LLP may change its name by following the procedure as laid down in LLPA. वापस जैसे जो हमारे वहाँ पे कंपनीज एक्ट में होता था, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो आप नेम चेंज कर सकते हो. मेमोरेंडम में भी आपको फिर ऑल्टरेशन वहाँ पे करना होता था नेम का. तो सिमिलरली प्रोसीजर वगैरह के लिए आपको हर बार वहाँ पे देखना पड़ेगा, अग्रीमेंट में देखना पड़ेगा. If LLPA does not provide such procedure, consent of all partners, ये 100% consent लिखा है यहाँ पे, consent of all partners shall be required for changing the name of LLP. Form 5 फाइल किया जाएगा उस केस के अंदर within 30 days.
नेक्स्ट, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो अभी यहाँ पर आ गई ये बात. LLP shall have an option to declare one or more address that is other than its registered office for getting statutory notices, letters, etc. from registrar. आजकल तो मेल पे भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हार्ड कॉपीज अगर आ रही हैं तो आप उसके लिए अपने 2 एड्रेसेस मतलब डिफरेंट एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है. नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम LLP के अंदर पढ़ते हैं कि अप्रूवल या कैश के दोनों ही सिस्टम फॉलो कर सकते हैं. कितने टाइम तक हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखनी है, क्या उनकी ऑडिट करना कंपलसरी है, वो सारे प्रोविजंस अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, एवरी LLP नीड्स टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे. बेसिकली it has to file statement of accounts and solvency with ROC every year. ये mandatory requirement है, चाहे आपने पूरे साल कोई एक्टिविटी नहीं करी हो तो भी आपको ये फाइल करना पड़ेगा. फॉर्म 8 में ये फाइल होता है within a period of 30 days from the end of 6 months of the relevant financial year. तो बेसिकली अगर हम देखें 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म होता है, 6 मंथ्स वहां से लेते हैं तो 30th सितंबर हमारा आया, फिर वहां से भी 30 डेज बोला है, तो 30th अक्टूबर बेसिकली हमारी डेट बनती है जब हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल हो जाना चाहिए फॉर रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. लिख दिया है जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके. फिर नेक्स्ट है साइंड ऑन बिहाफ ऑफ LLP बाय इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही साइन करेंगे उसको. फिर नेक्स्ट, पेनल्टी ₹100 पर डे. अगर नहीं आपने टाइमली फाइल किया तो फिर पेनल्टी लग जाएगी ₹100 पर डे के हिसाब से. एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में जाता है. आपको ये 2 फॉर्म्स तो याद करने ही हैं. फॉर्म 8 बेसिकली है आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. आपने पार्टनरशिप में भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं पढ़ा, कंपनी में भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे LLP के लिए दिया हुआ है. फॉर्म 8 ये फाइल करना मैंडेटरी है. एनुअल रिटर्न तो हम कंपनीज में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका डेट AGM से गवर्नड है. AGM के बाद आपको वो फाइल करना होता है. यहाँ पे एनुअल रिटर्न के लिए लिखा हुआ है फॉर्म 11 फाइल करना है. ये बहुत जल्दी इन्होंने बता दिया, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके विदिन 60 डेज, यानी 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है तो उसके 2 महीने के अंदर अप्रैल मई 30 तक तो आपको सबमिट ही करना है फॉर्म 11. और अगर आप नहीं टाइम पे सबमिट करते हैं तो फिर कुछ पीनल एक्शन है. प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Rule 24(3) The books of accounts which a LLP is required to keep shall be preserved for 8 years. ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है. नॉर्मली बुक्स हमें 8 years के लिए रखनी ही है. डॉक्यूमेंट्स क्या पब्लिकली अवेलेबल हैं? जो भी इनकॉर्पोरेशन का भी जो भी डॉक्यूमेंट है या LLP एग्रीमेंट है, तो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स कोई भी जाके देख सकता है? जैसे हम कंपनीज के केस में पढ़ते हैं मेमोरेंडम, आर्टिकल, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. आप ROC के पास जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं. इजीली अवेलेबल है, फीस पे करिए और देखिए, और आजकल ऑनलाइन भी देख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोविजन दिया हुआ है. 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि ये पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर एंड चेंजेस इफ एनी मेड देयर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न. ये प्रोविजन क्यों दिया हुआ है? जब भी आप कोई डील करना चाहते हैं LLP से या कंपनी से, तो एटलीस्ट हमें पता तो हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दीस डॉक्यूमेंट्स. सो दीज आर इजीली अवेलेबल, इसमें कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है. इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कौन देख सकता है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है तो कोई भी देख सकता है. इट इज नॉट जस्ट दैट कि पार्टनर्स के लिए ही ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन है. इट इज ओपन for any person to inspect. Next requirement is for audit. The accounts of every LLP shall be audited in accordance with these with the rules जो भी दिए हुए हैं. इसमें बेसिकली बात जो लिखी हुई है, LLP whose turnover does not exceed in any financial year. आप थोड़ा सा ध्यान से वर्डिंग्स पढ़िए. हर फाइनेंशियल ईयर आपको चेक करना पड़ेगा. सपोज इस फाइनेंशियल ईयर हमारा टर्नओवर 40 लाख रुपीस से कम है. देखिए क्राइटेरिया है द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, तो उस केस में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. या फिर जहाँ पे कंट्रीब्यूशन थोड़ी देर पहले हमने समझा था, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल यहाँ पे, तो किसी भी फॉर्म में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसका मॉनेटरी टर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन इफ इट डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस,
then there is no requirement of audit. ठीक है, और है दोनों के बीच में और कंडीशन लिखी हुई, या तो आप टर्नओवर के क्राइटेरिया से जाइए या फिर आप कंट्रीब्यूशन के क्राइटेरिया से जाइए। एक ही क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया है यहाँ पे तो फिर आपको ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। इन सिंपल सेंस ऑडिट करवाना कंपलसरी है क्या? दो केसेस में मना कर दिया, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको नहीं करवाना, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीस से कम है तो फिर आपको ऑडिट नहीं करवाना। अदरवाइज इन एवरी केस यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। Every LLP shall file annual return, वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी लिया, annual return फाइल करना ही है। Effect of conversion, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शेड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल 2, 3, 4। शेड्यूल 2 में लिखा था पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है LLP के अंदर, फिर लिखा था 3 के अंदर प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू LLP, शेड्यूल 4 था अनलिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू LLP। तो उससे इफेक्ट क्या होगा? आप इसको इफेक्ट को इस तरीके से समझिए, अगर किसी कंपनी ने, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने नाम पे कुछ लाइसेंस लिए थे, ठीक है, कुछ उसने कुछ पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लिया था, तो जब वो LLP में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या वो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर वो सेम लाइसेंस कैरी ऑन कर सकते हैं? तो इस पॉइंट पे ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का क्या होगा, वो सारे सेम यहाँ पे चेंज होके इस LLP के नाम से आ जाएंगे क्या, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस। It has been provided in the act that on conversion of a firm or a private company, unlisted public company into LLP, any approval, permit or license issued to the firm, private company, unlisted company under any other act shall subject to the provisions of such other act under which such approval, permit or license has been issued, काम की बात यहीं पे है, will be transferred in the name of converted entity, that is LLP। तो हमें कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कन्वर्ट कैसे कैसे कौन कौन हो रहा है, तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है, जो हमने बात करी थी। रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन 58 आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 और 4 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर्म नंबर 18, फॉर्म नंबर 2 आपको साथ में देखना पड़ेगा। अभी फॉर्म नंबर 2 बेसिकली वो डिटेल्स आपको देनी है, वो एडेंडम ही है फिलिप वाला जो आपको देना है, कंसेंट बेसिकली जाएगी कि सब लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट, whether two LLPs, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, whether two LLPs can be merged। कंपनीज का तो मर्जर एक्विजिशन हमने सुना है, क्या LLPs में भी मर्जर एक्विजिशन के प्रोविजंस हैं? Yes, they are specifically given under section 60, 61, 62. They say about compromise or arrangements between the LLPs, which includes mergers, amalgamation, etc. प्रोसीजर पार्ट पे हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कंसेप्ट ऐसा यहाँ पे अवेलेबल है। कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी, क्या LLP कन्वर्ट हो सकती है कंपनी में? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने उल्टा पढ़ा था, कंपनी कन्वर्ट हो सकती है क्या LLP में, तो उसका क्राइटेरिया हमने देख लिया था। Now this LLP wants to convert it to company. What are the requirements? Section 366 of the Companies Act 2013 allows this kind of conversion. प्रीरेक्विजिट्स क्या क्या होंगे, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं, वो है इनके पास, 2 तो चाहिए, 2 हैं ऑलरेडी। अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, वापस आप ध्यान से पढ़िए, ऑल द पार्टनर्स लिखा हुआ है, सिर्फ एक दो के कहने से नहीं, 100% कंसेंट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू दिस कंपनी। कंपनीज एक्ट में हम जनरली पढ़ते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कुछ एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे 100% कंसेंट चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे बताया, अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हैं कंपनी में तो बहुत बड़ा डिसीजन है, देयरफॉर अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। डी, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज टू बी गिवन, इज टू बी डन, लिखा है आप गिवन कर लीजिए, इन लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर, तो आपको देना पड़ेगा, ये बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बाइंडिंग अप कैसे होगा LLP का, सेक्शन 63, ईदर वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल, दोनों ही तरीके से हो सकता है। Section 64 is basically related to binding up by tribunal, जिसमें क्राइटेरिया बताए गए हैं, अगर LLP खुद डिसाइड कर लेती है कि इनको बाइंड अप करवाना है तो बाइंडिंग अप हो जाएगा। सेकंड, ये हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया है, सेकंड वाला नंबर ऑफ मेंबरशिप से रिलेटेड है। सी वाला पॉइंट यहाँ से हटा दिया है, वो आपका ABCs की वजह से ही है। If the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India,
तो यहाँ पे बाइंडिंग अप का केस हो जाएगा. If LLP has made a default in filing with the registrar statement of accounts and solvency or annual return for any 5 consecutive financial year. Important thing is 5 consecutive word भी है यहाँ पे. लगातार 5 साल अगर नहीं दिया तो बाइंडिंग अप के प्रोविजंस. Or if the tribunal is of the opinion that it is just an equitable, तो just an equitable में तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब बाइंडिंग अप के प्रोविजंस. 75 एक सेक्शन है जो बेसिकली कहता है स्ट्राइक ऑफ करने के लिए. कंपनी लॉ में भी है डिफंक्ट कंपनी का प्रोविजन. वैसे यहाँ पर है डिफंक्ट एलएलपी. तो डिफंक्ट एलएलपी है जो बिजनेस नहीं कर रही है बहुत टाइम से, तो उस केस में रजिस्ट्रार के पास पावर है, लेकिन जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, तो वहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा. नेक्स्ट एक अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2-3 दिन पहले ही आया है कि एलएलपी में कुछ जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग पेनल्टीज उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. दो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द एग्जाम आई थिंक, बट थोड़ा हमारे नॉलेज के लिए ये लिखा हुआ है. एलएलपीज आर अमंग मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप्स. तो इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं डिक्लेयर कर दिया, मतलब दिस हैज गॉट द अप्रूवल. Currently there are 24 penal provisions and 21 compoundable offences, while 3 are non-compoundable offences. With the proposed amendment, the total number of penal provisions under LLP Act will be reduced to 22 compoundable offences. तो आप एक फॉर्म 25 वहाँ पे शेड्यूल कर रहे हैं. What अब डायरेक्ट लास्ट टाइम एक बार देख लीजिए, और डिटेल मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये अभी सिलेबस में हमारे अमेंडेड वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा इसकी क्लैरिटी नहीं है कुछ. तो our total of offences will be decriminalized for it. हाँ मैडम, सिर्फ ना 31 दिसंबर तक जो अमेंडमेंट्स हुए वही हमारे सिलेबस में है. हाँ तो ये वाला नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ. हाँ जी. अब ये एक फॉर्म्स की लिस्ट आप लोग के लिए दी हुई है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में कैसे भी आ सकते हैं. तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स, आप खुद ही यूज कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. कुछ केस स्टडीज जैसे हम बोल रहे थे, हमने तो साइमल्टेनियसली कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं. फिर भी किसी को कुछ स्पेशली पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. कोई स्पेसिफिक केस स्टडी किसी के दिमाग में है कुछ डिस्कस करना है तो आप बताएं. मैम वो कोई पार्टनर काइंड्स में भी तो कंट्रीब्यूट कर ही सकता है ना, जैसे वो कोई लैंड लेकर है. हाँ अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है. मैंने एक स्लाइड में दिखाया भी था आपको कि टैंजिबल, इंटैंजिबल और एनी अदर बेनिफिट वहाँ पे लिखा हुआ है. इन काइंड अलाउड है. तो मैम उसका वैल्यूएशन करा के उसकी वो हाँ. जो भी उसकी वैल्यू होगी वही उसका कंट्रीब्यूशन होगा ना. हाँ जी. और वो मेंशन करना जरूरी है अकाउंट्स में, उसके पार्टनर के नाम के साथ वो लिखा जाएगा कि उसने इतना कंट्रीब्यूट. अच्छा मैम, फिर वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जो लैंड होगी वो ट्रांसफर करनी होगी ना प्रॉपर वे में, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं वैसे ना. हाँ वो तो आपने ट्रांसफर ही कर दी ना, कंट्रीब्यूट ही कर दी. इसका मतलब दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ द एलएलपी होगी ना. जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी एलएलपी की होगी. हाँ तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करके. हाँ, जैसे हाँ. ओके. स्टैम्प एक्ट को कहीं भी एलएलपी ने टच नहीं किया है, वो अलग से चल रहा है. तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करेंगे और कैपिटल गेन वगैरह की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्जन वगैरह पे, वो सब लगेंगी. Madam, can a partner bring share capital of other company as investment in the share capital of LLP? सर इसमें जैसे बोला कंट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई अग्रीमेंट में अगर कहीं कुछ मना नहीं है तो यू कैन ब्रिंग एनीथिंग. इट इज अप टू द अदर पार्टनर्स वेदर दे एग्री टू इट और नॉट. क्योंकि शेयर का वैल्यूएशन क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है. Unlisted company shares and the valuation will be as per book record and the latest available balance sheet of the company. And all the 3 partners, whatever shareholding they have in these 2, 3, 4 companies, they are all bringing it to the LLP or the partnership firm. Is it permissible? सर इट इज परमिसिबल. आप फिर से सोचिए, आप और मैं पार्टनर हैं और कोई थर्ड पर्सन इस तरह की कैपिटल लेकर आ रहा है. तो हमारे आपस में अग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन मिनिमम इतने रुपए तो लेकर ही आएगा, शेयर्स नहीं लेकर आए, हम नहीं चाहते शेयर्स लाना, तो फिर वो नहीं आएगा. पर हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो कोई फिर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
One more question, madam. Once it has been decided that 1 crore rupees of share will be invested in partnership firm, okay, and then if this partnership firm is converted into company, then what should be the authorized share capital of the company? सर ऑथराइज शेयर कैपिटल आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले क्योंकि हमारी 1 करोड़ थी यहाँ पे कैपिटल, Yeah. है ना? So is it compulsory to have 1 crore in the company also? नहीं सर, वो आप आपस में अपना सेटलमेंट करके और वहाँ कंपनी बनाने के लिए सर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं कुछ भी अभी एज ऑन डेट। As on date नहीं है, but हाँ। they are saying that the ratio is to be maintained by the partners in the same ratio in which they are having partnership. बिल्कुल, वो तो रिलेशनशिप विल रिमेन द सेम, इट इज जस्ट दैट। Yes. तो हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले, हम कर सकते हैं सर। नंबर ऑफ शेयर्स हमें इतने दिखाने थे, कन्वर्ट मतलब वो मल्टीपल्स में दिखाते ना सर, इन मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000, तो हमारा जो हमें फीजिबल लगा हमने कैपिटल रख ली, बाकी हमने डिवाइड कर दिया। सर कैपिटल से आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग चीजें हैं। No, only one question is that if a partnership is having 1 crore of capital contribution by the partner, in case of conversion into the company, whether company is to have authorized share capital of 1 crore or not? सर कंपलसरी नहीं है। अच्छा, कंपल्सरी नहीं। नहीं, क्योंकि वहाँ से सिंपल लिखा हुआ है कि आप कन्वर्ट करने के लिए आपको कंसेंट चाहिए, पर कैपिटल की क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ में ही नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं कि जितनी थी उतनी की उतनी आपको लानी है, ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। वो सर आपको इनकम टैक्स एक्ट भी साथ में देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। That 47 सेक्शन सर कहता है एग्जम्पशन है वहाँ पे, इन केस if you are transferring all the assets and all the liabilities, yes, है ना? तो अगर Yeah. आपने सारा ट्रांसफर नहीं किया तो कैपिटल गेन प्रोविजन सब्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? तो इसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो फिर सारा का सारा ट्रांसफर कर दीजिए, बेसिक तो बात ये समझना है, अगर हम सारे लॉज को देखें। okay, thank you madam. मैडम में एक क्वेश्चन और है, हाँ तो फॉर्म 4 जो होता है वो इनकॉर्पोरेशन का टाइम पे फाइल करना जरूरी होता है? वो तो मैं मतलब प्रैक्टिकली फेस की हूँ कि वो होता ही नहीं है फॉर्म 4। और मैम अभी तो ये फिलिप और अडेंडम टू फिलिप चल रहा है, यही हाँ है। हाँ वही ना, फॉर्म 4 लेता नहीं है वो, एक्सेप्ट ही हाँ, ये मैम बाद में है, कंसेंट आप अलग से इसको दे सकते हो, अलग से ये फॉर्म चला जाता है, या फिर कभी भी अपॉइंटमेंट होता है कोई किसी पर्सन का, मतलब यहीं पे एडमिशन के टाइम। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उन्होंने फॉर्म 9 में दे दी कंसेंट, उसके वो तो फ्लिप में अटैच हो गई, वो तो हो गई। फॉर्म 4 तो फाइल करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना। नहीं मैम वहाँ पे नहीं है। हाँ वही। हाँ थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन था हाँ जी मैम, अगर ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अब उसके बाद उन्हें 30 डेज के अंदर एग्रीमेंट फाइल करना है। अग्रीमेंट अब फाइल करना है। हाँ, मीनवाइल पार्टनर्स में कंसेंट नहीं होती, अब वो एग्रीमेंट नहीं फाइल हुआ, तो उस केस में क्या वो रहेगा? शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, वो क्योंकि हमने बोला ना अग्रीमेंट नहीं भी होता है तो शेड्यूल 1 लग जाता है। अच्छा, और जो उसमें पेनल्टी वगैरह जैसे वो 200 रुपीज पर डे अगर 30 डेज में नहीं करते तो वो रहेंगी अभी? सर यहाँ अग्रीमेंट अगर आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो वो एक पूछेंगे आपसे क्या है रीजन, तो सिंपल सा आप बता सकते हैं, मतलब पेनल्टी को तो अवॉइड आप कर ही सकते हैं, इस केस में मेरे पास पेनल्टी है भी नहीं अग्रीमेंट को फाइल करने के लिए। कहाँ पे देखा सर आपने पेनल्टी? तो उसमें वो जब ये फॉर्म 3 अगर नहीं फाइल करो, एमसीए से ही आता है ना कि आप विद इन 30 डेज में करो, अदरवाइज 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। हाँ, उसमें आप रिप्लाई करते हुए कह सकते हैं ना वी आर फॉलोइंग शेड्यूल 1, और फिर आपको क्या करना है, वो शेड्यूल 1 ही एलएलपी अग्रीमेंट के नाम से ड्राफ्ट करके भेजना है। ओके, ये है। अगर कुछ भी म्यूचुअली सेटल नहीं होता है टू अवॉइड दैट पेनल्टी, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ है। तो मैम ये हुआ कि मतलब आइदर आप एग्रीमेंट बनाओ और आप शेड्यूल फॉलो करो, आपको फॉर्म 3 तो फाइल करना ही है। हाँ मैम। नहीं मैडम, अगर पार्टनर में करते ही नहीं है मैडम, वो अब उनके में डिस्प्यूट आ गया कि अब हमें ऐसे कंटिन्यू नहीं करना, तो उस केस में क्या रहेगा? तो वो पार्टनर रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते, अब उनके में हो गया है कि बस इनकॉर्पोरेट तो करा ली लेकिन एग्रीमेंट नहीं फाइल हो रहा, उनके उसमें हो गया, डिस्प्यूट हो गया।
अब क्या एक्शन? सर आगे बिजनेस भी कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं। तो फिर तो आप इनकॉर्पोरेशन ही कैंसिल कर दो ना वहाँ पे, ओके। क्योंकि फिर आप करोगे और उसके बाद फिर सारी प्रॉब्लम तो वो तो अभी नहीं अगर अग्री हो रहे हैं तो आगे भी आपको डिस्प्यूट से मिलेंगे आगे जाके भी। तो मैम फ्लिप फॉर्म कैंसिल हो सकता है? मैम आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद वो बाइंडिंग अप के प्रोविजन चलेंगे अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है तो नहीं, बाइंडिंग फ्लिप अप के प्रोविजन चलेंगे। नहीं, फ्लिप फॉर्म फाइल कर दिया, फॉर्म 3 फाइल नहीं किया, तब भी मतलब वो कैंसिल करा सकते हैं क्या? मैम जहाँ तक मुझे पता है ऐसे कैंसिल तो नहीं होता है क्योंकि वो नहीं होता है वो, हाँ वही। क्लिप देने के बाद तो वहाँ से अपने पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा बेसिकली। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से पहले अगर आपको कुछ करना है तो आप बाय मेल बोल सकते हो कि ऐसा हाँ कुछ वही, हमारा हो गया है। आरओसी में जाकर बात करके ही होगा हाँ, वो बाकी ऐसा। अदरवाइज ऐसा उसको विड्रॉ करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर वही मैं कह रही हूँ अगर डिस्प्यूट्स हैं अगर आपको विद इन 1 मंथ ही दिख रहा है कि डिस्प्यूट्स हो रहे हैं यहाँ तो इट इज बेटर टू गेट इट क्लोज। हाँ, वो जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। और हाँ पर ऐसा केस है क्या, मतलब रियल केस है ये? हाँ मैम रियल केस है। मैम प्रैक्टिकल फेस किया हुआ है मैंने। अच्छा हाँ ये रियल केस है मैम। और आप भी सॉर्ट आउट नहीं करवा पा रहे सर? नहीं, उनको बता दिया, वार्निंग दे दिया, भाई ये है आप लोग पार्टनर मतलब पार्टनर डिफॉल्ट हो गए हो, आप बताओ हाँ, क्या हाँ। करना है। हाँ वो लोग कुछ बोले नहीं, पड़ा हुआ है। सेम चीज है मैम, मतलब कि ना पार्टनर्स आपस में इसमें डिसीजन ही नहीं ले रहे। अब उनको बताया भी है कि पेनल्टीज भी लग सकती हैं, आप मतलब कि वहाँ इनकॉर्पोरेट हो गए हो, आपका सर्टिफिकेट आ गया, अब आप पे सारे रूल्स लग गए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बाइंडिंग अप वाले में ले जाइए क्योंकि फालतू आपके ऊपर ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं मैम, हमने तो उनको बस बता दिया कि ये हो हाँ मैम तो सकता ठीक है ना, है। आपको अब तो आप वैसे भी क्यों दिमाग लगाना है सही, वही वही उनकी वही जाने वो फिर। मैम वही इसमें बस इसमें उनको एक वार्न चीज कर है, दिया। हाँ जी। जैसे फिलिप में जब फिलिप ये गया फॉर्म इसको इनकॉर्पोरेट कराया, उसमें सिग्नेचर लगे सीए के या सीएस के, हाँ तो यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने करवाया, उसके बाद फॉर्म 3 फाइल नहीं हुआ तो क्या उन पे एक्शन आ सकता है कुछ? नहीं सर इस केस में कोई एक्शन नहीं है क्योंकि कोई किसी से भी रजिस्टर आप करवाओ फिर लेटर ऑन एनुअल रिटर्न हम किसी से भी करवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो हमने 100% हमेशा के लिए ले लिया। हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए सर उसमें तो कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दिया ना, वहाँ तक कि हमारी लाइबिलिटी है कि हमने बोला था ये पर्सन यहाँ रहता है, एड्रेस उसका दिया, ठीक है, उसका नाम लिखा, वो क्वालिफाइड है मतलब टू बिकम पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो सब चीज़ें अगर हमने जब साइन किया ये सब चीज़ें सही है तो हम पे कोई लाइबिलिटी लेटर ऑन नहीं आएगी ना सर। बाद में चाहे वो जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो उससे हम पे लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। हमारा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल दैट फॉर्म है जो हम फाइल कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो सब सही है। थैंक यू। Thank you very much, Divya ji. I think there are no more questions, and if there are any, we can discuss them separately in the group. So it was really a wonderful deliberation, and thank you once again. And please share your PPT and this PPT and PPT on partnership as well, because members are asking for it. पार्टनरशिप की मैंने कर दी आपको, ओके ओके ओके। है ना, वो आप चेक कर लीजिएगा सर। हाँ हो सकता है मैंने आज ना देख पाई हो। हाँ जी हाँ जी ठीक है परसों परसों ही कर दी थी शायद। ठीक है जी। मैं 1-2 दिन बाहर था, दिल्ली से बाहर था शायद, इसलिए ना देख पाया हूँ शायद। ये हाँ जी मैंने हाथों हाथ कर दी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके सर, थैंक यू। So with your permission